नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश के बारे में दोस्तों बहुत ही अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, और अभी तक दोस्तों अपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज यदि हम दोस्तों चर्चा करते हैं, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों सेन वंश के बारे में। सेन वंश पढ़ेंगे दोस्तों। सेन वंश की स्थापना किसने की थी और इसकी राजधानी के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेन वंश की स्थापना, तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सामंत सेन ने। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इससे भली भांति परिचित होंगे, और काफ़ी बार दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी। तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। नदिया भी दोस्तों आपको ऑप्शन में मिल सकता है और लखनौती भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो नदिया लखनौती थी। सेन वंश की राजधानी यदि आपसे पूछा जाता है कि सेन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो नदिया लखनौती थी। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था दोस्तों? विजय सेन था। जो विजय सेन था वो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। याद रखना दोस्तों, यह कैसा शासक था? स्वतंत्र शासक। यदि आपसे पूछा जाता है कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो याद रखना सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। अब बात करते हैं दोस्तों विजय सेन के बारे में। तो विजय जो सेन था दोस्तों, ये शैव धर्म का अनुयायी था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो विजय सेन था दोस्तों, ये शैव धर्म का अनुयायी था, यानी दोस्तों भगवान शिव की आराधना करता था। तो शैव धर्म का अनुयायी था। अब नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। जो लक्ष्मण सेन था दोस्तों, ये हिंदू शासक था और यह बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हला युद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। एक हला युद्ध था दोस्तों, ये लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री भी था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था। यदि आपसे पूछा जाता है कि जयदेव किसके दरबार में रहता था, तो याद रखना जयदेव जो था दोस्तों, यह लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था, जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे आप भली बात ही परिचित होंगे कि गीत गोविंद पुस्तक किसकी है। तो आप याद रखना गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। यदि आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे। क्वेश्चन ऐसे इस तरह से पूछा जाता है कि सेन वंश में अभिलेख जो हैं वो किस भाषा में जारी किए गए? तो याद रखना ये हिंदी भाषा में जारी किए गए थे। किस भाषा में दोस्तों? हिंदी भाषा में सेन वंश के जो अभिलेख हैं दोस्तों, ये जारी किए गए थे। आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से दोस्तों हमारा स्टार्ट हो जाता है गुर्जर एवं प्रतिहार वंश। गुर्जर या प्रतिहार वंश से दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि इस दोस्तों वीडियो से यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट दिया है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की पृथ्वी राजरासों के अनुसार परिमार प्रतिहार चालुक्य तथा चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि परिमार प्रतिहार चालुक्य तथा चौहान किस प्रकार से उत्पन्न हुए थे, तो याद रखना ये सभी दोस्तों अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से उत्पन्न किया था। और किसने उत्पन्न किया था दोस्तों? तो याद रखना वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ द्वारा उत्पन्न किया था। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? प्रतिहार वंश है। यदि इसमें दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश राजवंश के बारे में यदि चर्चा की जाए तो उसमें दोस्तों आता है हमारा प्रतिहार वंश। जो प्रतिहार वंश है दोस्तों, ये अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों प्रतिहार वंश की स्थापना के बारे में। यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो प्रतिहार वंश की स्थापना दोस्तों की थी हरिश्चंद्र ने। किसने की थी दोस्तों? हरिश्चंद्र ने की थी। याद रखना दोस्तों एग्जामिनर बहुत चालाक है, आपको दोस्तों हरिश्चंद्र भी दे सकता है, लेकिन दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यदि आपको हरिश्चंद्र दिया जाए तो आपको हरिश्चंद्र ही लगाना है, यदि आपको हरिश्चंद्र दिया जाए तो आपको हरिश्चंद्र नहीं लगाना है। तो इस पॉइंट को याद रखना। परंतु नागभट्ट प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखना दोस्तों स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी और जो इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो था नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट दिया है दोस्तों वत्सराज 780 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने पाल राजा धर्मपाल को हराया था। और किसने हराया था? वत्सराज ने। यदि हम वत्सराज के पुत्र के बारे में बात करते हैं तो इसके पुत्र का नाम था नागभट्ट द्वितीय था। इसने चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किस युद्ध को दोस्तों? चक्रा युद्ध को हराकर इसने
कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था, तो याद रखना किस वंश के शासक में, यदि आपसे पूछा जाए कि किस वंश के शासक ने हराया था, तो याद रखना राष्ट्रकूट वंश के शासक ने। किसने? गोविंद तृतीय ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, इस वंश का शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। जो मिहिर भोज था दोस्तों, यह इस वंश का शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। इसने अपनी राजधानी दोस्तों कन्नौज बनाई थी और यह विष्णु का भक्त था और अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। कब आया था दोस्तों? मिहिर भोज जो है सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। क्योंकि दोस्तों मिहिर भोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सुलेमान था दोस्तों, ये मिहिर भोज के ही शासनकाल में भारत आया था और इस वंश का शक्तिशाली राजा भी मिहिर भोज था और इसने अपनी राजधानी दोस्तों किससे बनाई थी? कन्नौज को बनाई थी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि गुर्जर और प्रतिहार वंश के बारे में, तो यहाँ से दोस्तों इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। इस पुस्तक में दोस्तों वही चीज़ें दी गई हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वाकई की बेफालतू की चीज़ इसमें कुछ भी नहीं दी है। थोड़ा दिया है पर उसमें दोस्तों ठोस चीज़ दी है जो आपके एग्जाम में पूछेगा तो बस इतने से ही आएगा और इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों तोमर वंश। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों तोमर वंश के बारे में केवल और केवल एक ही पॉइंट दिया है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है सिसोदिया वंश। अब देखिए दोस्तों तोमर वंश के लिए यदि हम बात करते हैं तो तोमर वंश में दोस्तों सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों तोमर वंश में आप ये पॉइंट देख पा रहे होंगे, सिर्फ इतना ही एक पॉइंट दिया है कि तोमर वंश की स्थापना, तो सभी को पता होगा अनंगपाल सिंह तोमर हैं। इन्होंने 736 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। याद रखना दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अनंगपाल सिंह तोमर ने, और अपनी राजधानी भी इसी को बनाया था। और जो तोमर थे यानी अनंगपाल सिंह तोमर, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों? ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बस अब कुछ पॉइंट एक है लेकिन क्वेश्चन तो दोस्तों इसमें अनेक हैं, लेकिन आपको इस पॉइंट को याद रखना है तो आपको सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपको याद में क्या क्या याद रखना है? इसकी स्थापना के बारे में और कब की थी? 736 ईस्वी में। किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने। कुछ नगर की स्थापना की थी? दिल्ली नगर की, और इनकी राजधानी भी दिल्ली थी। और इस किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बस इतना है, कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करते हैं सिसोदिया वंश के बारे में। अब बात करते हैं सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें दिया है पहला पॉइंट दिया है हम्मीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। यदि आपसे स्थापना पूछी जाती है कि सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी, तो हम्मीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। क्या थी दोस्तों? सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। साथ साथ बोलेंगे दोस्तों तो आपको दोस्तों रिपीटिशन करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा और बाद में इसका आप तो रिवीजन करते ही रहेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है सिसोदिया वंश की स्थापना के बारे में, तो सिसोदिया वंश की स्थापना हम्मीर देव ने की थी और इस वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अब देखिए दोस्तों पॉइंट एक है, क्वेश्चन अनेक है। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी, तो पॉइंट बनाकर लिखेंगे सिसोदिया वंश की स्थापना डैश किसने की थी? हम्मीर देव ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिसोदिया वंश की राजधानी डैश चित्तौड़गढ़। और विजय स्तंभ दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ जो विजय स्तंभ है यह किसने बनवाया था? यह राणा कुंभा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में, अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राणा कुंभा किसका शौकीन था, यानी सर्वाधिक किसका शौकीन था, तो याद रखने संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। तो इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली में युद्ध हुआ था। अब याद रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो याद रखना इसमें दोस्तों खतौली का युद्ध यानी खतौली की लड़ाई हुई थी। दोस्तों काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि खतौली की लड़ाई यदि आपसे पूछा जाए। लेकिन दोस्तों कुछ पता नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, बस आपको दोस्तों पढ़ना है बस कि खतौली की जो लड़ाई है दोस्तों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। और कब हुई थी? यह 1518 ईस्वी में हुई थी।
और इस दोस्तों इस लड़ाई का जो मुख्य कारण था वो क्या था, राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ ना देना। इब्राहिम लोदी दोस्तों राणा सांगा का साथ नहीं दे रहा था, तो इस कारण दोस्तों इनके बीच विवाद हो गया, जिसकी दोस्तों कहते हैं खतौली का युद्ध, और ये 1518 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया दोस्तों 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो याद रखना 1527 ईस्वी में हुआ था, और किसके मध्य हुआ था, तो याद रखना राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक यदि आपसे पूछा जाता है तो कौन थे दोस्तों, महाराणा प्रताप। कौन थे दोस्तों, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, जिन्होंने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन दोस्तों, आपके सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस और किसके बीच हुआ था, तो याद रखना अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो यह आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा। यदि दोस्तों आपको लगता है कि हम जल्दी पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं। यदि आपको दोस्तों वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों, आखिरी पॉइंट है दोस्तों महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का प्रिय नाम क्या था, तो क्या था दोस्तों, चेतक था। क्या नाम था, महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था उसका नाम चेतक था। और महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति कौन था, झाला सरदार था। झाला सरदार जो था दोस्तों ये महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति था, तो आप इसको याद रखना। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है कि झाला सरदार कौन था, लेकिन आपको याद रखना है कि महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति का नाम झाला सरदार, और घोड़े का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, चेतक। अब यहाँ से दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है चंदेल वंश के बारे में। अब यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश जो है दोस्तों यह आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद इसकी स्थापना की गई थी। जो चंदेल वंश था यह दोस्तों गुर्जर वंश और प्रतिहार वंश के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और दोस्तों उसी के बाद इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, चंदेल वंश की स्थापना की थी। और यदि इसकी स्थापना की हम बात करते हैं इसकी स्थापना किसने की थी, तो याद रखना ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी, और इनकी राजधानी खजुराहो, ये खजुराहो कहाँ पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इनकी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा में थी। यदि दोस्तों अब देखिए दोस्तों चंदेल वंश में दोस्तों यहाँ पर सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। गुर्जर और प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आया था, चंदेल वंश, और इसकी स्थापना किसने की थी, नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। यदि आपको इसकी राजधानी पूछी जाती है तो इनकी राजधानी खजुराहो थी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी यदि आपसे पूछी जाए तो कालिंजर महोबा थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन, इंपॉर्टेंट है। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यदि आपसे पूछा जाता है तो इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हरा दिया था। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यशोवर्मन ने। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कंदरिया महादेव। अब जो कंदरिया महादेव मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में, और धंगदेव ने प्रयागराज संगम में जल समाधि ले ली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा राजा था जिसने प्रयाग संगम में जल समाधि ली थी, तो याद रखना धंगदेव जो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने प्रयागराज संगम में जल समाधि ले ली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो याद रखना कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। क्वेश्चन 1.1 है, क्वेश्चन अनेक है, तो इस कॉपी में अच्छे दोस्तों अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने महमूद गजनी का विरोध किया था, और महमूद गजनी से दोस्तों आप सभी प्यारे दोस्त भली भांति परिचित हुए होंगे। अब जो महमूद गजनी था दोस्तों, जिसने विद्याधर का एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने महमूद गजनी का विरोध किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी आत्मसमर्पण यानी अपने आप को दोस्तों गजनी के हवाले कर दिया था। इस कारण विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वंश का अंतिम शासक की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था परिमर्दिदेव। परिमर्दिदेव जो था इस वंश का अंतिम शासक था और इसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुतुबुद्दीन की ऐबक की अधीनता किसने स्वीकार कर ली थी दोस्तों? परिमर्दिदेव ने। कब की थी? 1202 ईस्वी में। आपको दोस्तों बताना है कि जो दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है इसका पूरा निर्माण यानी इसका पूर्ण निर्माण किसने कराया था? इस प्यारे से क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है इसका पूर्ण निर्माण किसने कराया था। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बस वीडियो देखते हो और भाग जाते हो। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट पॉइंट पर यदि हम चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है दोस्तों चौहान वंश के बारे में। अब यहाँ से दोस्तों हमारा स्टार्ट हो जाता है चौहान वंश के बारे में। अब चौहान वंश की यदि हम बात करते हैं तो इस वंश की जो स्थापना की थी वो की थी दोस्तों वासुदेव ने। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। और वासुदेव ने 6ठी सदी के अंत में अजमेर के निकट शाकंभरी में की थी। और कहाँ पर की थी दोस्तों? शाकंभरी में की थी। और वासुदेव ने अपनी राजधानी अही क्षेत्र में स्थापित की थी। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखना है, वही आपको याद रखना है जो मैं आपको बताऊं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चौहान वंश की स्थापना के बारे में पूछा जाता है कि किसने की थी? वासुदेव ने 6ठी शताब्दी के अंत में की थी। और 6ठी शताब्दी के अंत में दोस्तों अजमेर के निकट शाकंभरी में की थी। और वासुदेव ने अपनी इसकी राजधानी अही क्षेत्र में स्थापित की थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उससे अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट वास आपका यही है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? बस इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है तो याद रखना अजमेर अजयराज द्वितीय। अब आपको दोस्तों यहाँ पर अजयराज द्वितीय को याद रखना है। अजमेर अज से आप दोस्तों याद रख सकते हैं, बस आपको ये द्वितीय को याद रखना है। नहीं तो आपको दोस्तों अजयराज प्रथम और अजयराम द्वितीय दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बस आपको याद रखना अजमेर अजयराज द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया दोस्तों विग्रहराज के बारे में। विग्रहराज तृतीय की रचना का नाम हरिकेल नाटक है और इसका दरबारी कवि सोमदेव था। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दोस्तों हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो विग्रहराज तृतीय की रचना का नाम हरिकेल नाटक में है और इसका दरबारी कवि सोमदेव था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। इसे यदि आपसे पूछा जाता है कि इस वंश चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो था दोस्तों इस चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और 2.5 दिन का झोपड़ा, इससे तो सभी लोग भलीभांति परिचित होंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना 2.5 दिन का झोपड़ा जो है दोस्तों ये आपका अजमेर में स्थित है और यह एक मस्जिद है। अब यदि आप सोचते होंगे कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि झोपड़ी बनी हुई है, तो बता दें ये झोपड़ी नहीं बनी हुई है, नाम दिया गया है 2.5 दिन के झोपड़ा। और दोस्तों ये अजमेर में स्थित और यह एक मस्जिद है। शुरू से विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया एक विद्यालय था। शुरुआत में दोस्तों जो 2.5 दिन का झोपड़ा था यह विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। शुरुआत में दोस्तों यह एक विद्यालय हुआ करता था, लेकिन दोस्तों ये बाद में अब क्या है, ये एक मस्जिद हो गई और ये अजमेर में आपकी स्थित है। यदि हम बात करते हैं चौहान वंश का अंतिम राजा, यदि आपसे पूछा जाता है तो चौहान वंश का अंतिम राजा था पृथ्वीराज तृतीय था और चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था। और पृथ्वीराज का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। और इसी ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसने? चंद्रबरदाई ने। बिल्कुल इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और याद रखना चंद्रबरदाई को दोस्तों प्रथम हिंदी कवि कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी की परीक्षा में भी पूछा गया है कि प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है या हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। तो याद रखना चंद्रबरदाई। तो बस चंद्रबरदाई जो है दोस्तों ये हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध याद रखना दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच, और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान जो थे दोस्तों
पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जो किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। इसके बाद आपका दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों? बिल्कुल ईजी है, 1191 में प्रथम और 1192 में द्वितीय। प्रथम याद रखेंगे तो द्वितीय ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आगे दिया गया है दोस्तों। तराइन का बस द्वितीय युद्ध आपको याद रखना है 1192 में। पृथ्वीराज जो चौहान थे इनका दोस्तों द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों? ये पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्तों पुत्र था गोविंद, इसको दोस्तों मोहम्मद गौरी ने अपनी अधीनता में स्वीकार करने पर इसको अजमेर का शासक बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने। किसको? अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? गोविंद। अब यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाता है परमार वंश। अब यहाँ से दोस्तों हम परमार वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ से आपका दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा परमार वंश। अब परमार वंश की यदि हम दोस्तों बात करते हैं तो परमार वंश का यदि आपसे संस्थापक पूछा जाता है तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो था उपेंद्र राज। और उपेंद्र राज को ही दोस्तों कृष्ण राज के नाम से जाना जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना, जो उपेंद्र राज हैं वही कृष्ण राज हैं, जो कृष्ण राज हैं वही उपेंद्र राज हैं। तो दोस्तों परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज यानी कृष्ण राज। और इसकी राजधानी थी दोस्तों धारा नगरी। जो धारा नगरी है दोस्तों ये परमार वंश की राजधानी है। और पहले परमारों की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। आपको दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परमार वंश की राजधानी क्या थी, तो आपको धारा नगरी और उज्जैन 100% है दोस्तों, ये आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। और कुछ लोग उज्जैन लगाएंगे और कुछ लोग धारा नगरी लगाएंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि परमार वंश की राजधानी, सिर्फ परमार वंश की राजधानी क्या है, तो आपको धारा नगरी। यदि आपसे पूछा जाता है कि पहले परमार वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तब आपको उज्जैन को चुनना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया दोस्तों, इस वंश का महंतम शासक कौन था? परमार वंश का दोस्तों महंतम शासक था राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ पर दोस्तों राजा भोज हैं और इस वंश का महंतम शासक राजा भोज हुआ करता था। और भोज को दोस्तों कविराज उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कविराज के उपनाम, कविराज किसका उपनाम है, यानी कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा भोज को कविराज के नाम से जाना जाता है। और इसी ने ही दोस्तों भोजपुर झील तथा भोजपुर नगर की स्थापना की थी। बिल्कुल ईजी है, राजा भोज के नाम से भोज है तो भोजपुर झील और भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज ने की थी। और राजा भोज ने दोस्तों अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है दोस्तों, राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में करवाया था। क्या इसको याद रखना? राजा भोज ने किस मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण। और कहाँ पर? चित्तौड़ में कराया था। आज यदि हम बात करते हैं दोस्तों परमार वंश में, दोस्तों बस आपका इतना ही था, कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं थे इसमें दोस्तों, केवल आपके 3 पॉइंट थे जिसको हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब यहाँ से दोस्तों आपका ये स्टार्ट हो जाता है भारत का मध्यकालीन इतिहास। अब हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों भारत का मध्यकालीन इतिहास। तो आप सभी लोग एक बार प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों भारत का मध्यकालीन इतिहास। तो सभी प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे से और दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। तो यदि हम दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो भारत का सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और विजय भी इसने प्राप्त की, यानी जीत भी गया था। और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था और सिंध का आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सिर्फ इसमें दोस्तों 2 ही 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था। तो याद रखना किसने किया था? अरबों ने। और यदि आपसे पूछा जाता है किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जो मोहम्मद बिन कासिम था यह दोस्तों अरबी शासक था। और कब किया था? 712 ईस्वी में। 2 पॉइंट हो गए। और सबसे पहले दोस्तों इसमें शासन किसका था? दाहिर का था। बस आपको बस इतने ही पॉइंट इसको याद रखने हैं। यदि हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इस पर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था। तो बस धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना।
क्वेश्चन आपसे मिलेगा कि भारत पर अरबों का आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा धन दौलत यानी धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो याद रखना बस यही था, इनका मुख्य कारण यही था कि धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट पॉइंट है अरबों की सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है दोस्तों, देखिए दोस्तों बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं। यदि हम बात करते हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में, यहाँ से आपका दोस्तों खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है महमूद गजनी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त कर भारत वापस लौट गया और जुनैद का प्रतिहार शासक नांग भट्ट ने इसे पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट पर यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया दोस्तों, अरबों ने सिंध में ऊँट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबों ने सिंध में किस फसल की किस खेती का प्रचलन किया था। तो याद रखना खजूर का प्रचलन किया था और ऊँट पालन, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दोस्तों महमूद गजनी के बारे में, यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। महमूद गजनवी के जन्म कब हुआ था, गद्दी पर कब बैठा था और इनके पिता का नाम। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि महमूद गजनी के पिता का नाम, यदि महमूद गजनी के पिता का नाम यदि आपसे पूछा जाता है तो महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है कि महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था, तो सुबुक्तगीन था। और महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था, 971 ईस्वी में हुआ था और महमूद गजनी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, महमूद गजनी के पिता का नाम, महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था और यह गद्दी पर कब बैठा था। बस आपको एक पॉइंट में दोस्तों इन 3 प्रश्नों को आपको याद रखना है। तो बोलेंगे सभी पर दोस्तों साथ साथ में, महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन। महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था, 1971 यानी 971 ईस्वी में और महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा था, 998 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट पर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो 1000 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था और कहाँ पर किया था दोस्तों, पेशावर में किया था। अब पेशावर को दोस्तों पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, कुल 17 बार आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था, 17 बार किया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों, धन को लूटना। और महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, यानी मूर्ति भंजक यानी दोस्तों मूर्ति को नहीं मानता था, मूर्तियों की तोड़फोड़ करता था। इस कारण दोस्तों से मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है दोस्तों, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा जयपाल को महमूद गजनी ने कब हराया था। तो याद रखना 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने राजा जयपाल को हराया था। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर, यानी जो आपका सोमनाथ मंदिर है दोस्तों सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर दोस्तों इसने आक्रमण किया था और इस आक्रमण का समय उसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। याद रखना दोस्तों उस समय की बात है, उस समय महमूद गजनी ने दोस्तों 50,000 हिंदुओं को मार डाला था। किस कारण से, सोमनाथ के मंदिर। और सौराष्ट्र गुजरात में जो पड़ता है दोस्तों ये सोमनाथ मंदिर था भगवान शिव का, इसमें दोस्तों इसने उस मंदिर को लूटा था और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गजनवी निकल जाता है का भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महमूद गजनी ने अंतिम आक्रमण कब किया था। तो अंतिम आक्रमण दोस्तों 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी ही था, जिसने दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने की थी दोस्तों, महमूद गजनी ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महमूद गजनी ने गजनी में, अब गजनी दोस्तों एक राज्य था दोस्तों, गजनी में विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था। किसने, महमूद गजनी ने। अब यहाँ पर पॉइंट दिया है कि महमूद गजनी की मृत्यु के बारे में। जो महमूद गजनी की दोस्तों यदि मृत्यु आदि आपसे पूछा जाता है तो महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों, महमूद गजनी की जो यदि आपसे मृत्यु पूछा जाए तो महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। अलबरूनी, फिरदौसी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आपको बताना है दोस्तों शाहनामा किसकी पुस्तक है। आपको इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट,
शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की। अब आपको दोस्तों नहीं बताना है, आपको दोस्तों यहीं पर पॉइंट दे दिया गया है। शाहनामा की रचना, तो शाहनामा की रचना दोस्तों किसने की थी? फिरदौसी ने की थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। तथा किताबुल हिंद की रचना दोस्तों किसने की थी? अलबरूनी ने की थी। और ये दोनों दोस्तों महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। ये दोनों दोस्तों इन्हीं के दरबार में रहते थे और महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। कौन कौन? फिरदौसी, अलबरूनी तथा फर्रुखी इन्हीं के दरबार में रहते थे और इन्हीं के साथ भी आए थे। तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। और किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।